हेलो गाइस। सो पिछला वाला जो वीडियो था वो आधे में रह गया था। तो आज आज का जो ये वीडियो है ये उस वीडियो का कंटिन्यूइंग है। ठीक है। तो हम कहाँ थे? लास्ट वीडियो में हमने इंटेलेक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट्स के फर्स्ट वाला पार्ट को देखा था, जो कि है बायस इन रिसर्च। बायस इन रिसर्च मतलब मैंने समझाया था कि आपका डाटा, अगर आपका हाइपोथेसिस नेगेटिव निकला है, आप उसको पॉजिटिव करके कैसे करके मैनिपुलेट करेंगे। नेक्स्ट वाला क्या था? पब्लिकेशन प्रेशर। अब आप जैसे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, आगे जाके रिसर्च पेपर्स पब्लिश करेंगे। कई सारे जर्नल्स ऐसे होते हैं जो आपसे पैसे लेके आपके पेपर्स पब्लिश कर देते हैं। वो पेपर्स भले ही उस क्वालिटी के ना हो कि अच्छे जर्नल्स में पब्लिश हो सके, बट वो आपसे कुछ फीस चार्ज करेंगे और बदले में आपके पेपर को पब्लिश कर देंगे। दैट बिकम्स पब्लिकेशन प्रेशर। ठीक है। जब भी आपके गाइड या आपके आसपास के लोग आपको प्रेशराइज करते हैं यूनिवर्सिटी में कि आपको पेपर पब्लिश करना है, एंड आप उस वजह से पैसे दे के कहीं भी पब्लिश करवा देते हैं, दैट बिकम्स पब्लिकेशन प्रेशर। नेक्स्ट है एडवोकेसी। सो एक सेकेंड, हाईलाइटर मैं यूज कर लेती हूँ। एडवोकेसी। एडवोकेसी मतलब बेसिकली अपने बिलीव को दूसरों के ऊपर थोपना। ठीक है। एडवोकेसी मतलब क्या लिखा है, देखिए। एक्टिवली प्रमोटिंग ए पर्टिकुलर व्यू पॉइंट और पॉलिसी दैट कुड बायस प्रोफेशनल जजमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, अगर जैसे आपका कोई पर्टिकुलर बिलीव है, आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, आपके कोई दोस्त भी सेम टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है। अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव निकला है, आप उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करके दिखा रहे हैं, वो हो गया बायस इन रिसर्च। अब आपका आपने ये चीज जब पॉजिटिव किया, आपके दोस्त का रिजल्ट नेगेटिव निकला और वो बोला कि नहीं मैं नेगेटिव रिजल्ट दिखाऊंगा, बट आप उसको मैनिपुलेट करने लगेंगे कि नहीं नेगेटिव नहीं दिखाना चाहिए, पॉजिटिव करके दिखाओ। या आप उसको इस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे कि आपकी जो थिंकिंग है वो उस पे भी आ जाए। सो दैट बिकम्स एडवोकेसी इन रिसर्च। ठीक है। अपना नेक्स्ट हेडिंग है, नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पोर्टेंस ऑफ एड्रेसिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को क्यों एड्रेस करना जरूरी है, मतलब क्यों कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करना, मिनिमाइज करना जरूरी है। फर्स्ट, पहला पॉइंट है मेंटेनिंग ट्रस्ट। नाउ अब ट्रस्ट बहुत जरूरी है। जब भी आप कोई जगह पे अपना पेपर पब्लिश करवाते हैं, तो इफ यू डोंट ट्रस्ट दैट जर्नल, आप कभी उसको भेजेंगे नहीं रिसर्च पेपर पब्लिश करने के लिए। तो अगर कहीं भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो रहा है, तो ये एक तरीके से आपके रेपुटेशन को डैमेज करेगा और लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करना बंद कर देंगे। ट्रस्ट दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गया पब्लिक ट्रस्ट और एक प्रोफेशनल ट्रस्ट। अब ना व्हाट इज पब्लिक ट्रस्ट? पब्लिक ट्रस्ट हो जाता है जब जैसे पब्लिक रिलेटेड हो जाएगा, यानी कि रिसर्च स्कॉलर्स या आम पब्लिक वो आप पे ट्रस्ट करेंगी या नहीं। और प्रोफेशनल ट्रस्ट जब एकेडमिक लेवल में लोग आपको ट्रस्ट करना बंद कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरा खुद का एक जर्नल है, ठीक है, और मेरे मेरे पास आते हैं कुछ बच्चे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाने के लिए। अगर मैं अपने इंटरेस्ट को देख के उनसे हाई रुपीस चार्ज करती हूँ, तो एक प्रोफेशनल ट्रस्ट हैम्पर होगा, जो कि लोगों को पता चल जाएगा कि हाँ ये पैसे लेके कोई भी पेपर छाप देती है या कुछ भी। तो एक प्रोफेशनल लेवल में मेरी रेपुटेशन को हैम्पर होगा। सेकेंड वन इज पब्लिक ट्रस्ट। अब पब्लिक, क्योंकि अब आम जनता के भी मन में एक रह जाएगा, यानी कि पीएचडी स्कॉलर्स जितने भी होंगे सबके दिमाग में एक आ जाएगा कि ये जर्नल अच्छा नहीं है, यहाँ पेपर पब्लिश नहीं करना चाहिए। तो ये दो तरीके से मुझे हार्म किया। एक तो मेरे प्रोफेशनल लेवल पे लोगों के सामने मेरी इज्जत गई। सेकेंड, रिसर्च स्कॉलर्स जो पब्लिक हैं, दे विल नॉट ट्रस्ट मी। ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज एंश्योरिंग ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि एक रिसर्च करने का जो बेसिक मोटिव है, जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है, कि वो ट्रूथफुल होना चाहिए, अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, फेयर होना चाहिए, वो सारी चीजें मेंटेन होके रहेगी। ठीक है, अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड किया गया। जैसे इसमें पहला पॉइंट आ गया अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होगा वो सोलली बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ द रिसर्च पेपर होगा, ना कि मेरे उसके साथ पर्सनल रिलेशन या कोई फाइनेंशियल बेसिस पे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फेयरनेस, यानी कि सारी चीजें फेयर होगी, मतलब ट्रू एंड फेयर व्यू रिप्रेजेंट करेगी, जहां पे कोई भी गड़बड़ घोटाला नहीं होगा। द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट प्रोटेक्टिंग इंटीग्रिटी, यानी कि किसी भी रिसर्च का जो जो हमारे कोप वगैरह हो गए, कमिटी ऑन रिसर्च एंड एथिक्स, उनके उनके स्टैंडर्ड्स रहते हैं कि ये चीजें मेंटेन होनी चाहिए जब भी आप कोई भी रिसर्च पेपर पब्लिश करेंगे। ठीक है। तो जब हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ बायस को
अवॉइड करते हैं तो रिसर्च की इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहती है। उसमें आ गया पहला पॉइंट एथिकल स्टैंडर्ड्स, जहाँ पे हम एथिक्स के साथ कॉम्प्लाई कर सकेंगे। और नेक्स्ट आ गया रेपुटेशन, यानी कि हमारी रेपुटेशन भी बची रहेगी। घूम फिर के वही सारी चीजें हैं, आपको बस पेपर लेंदी करने के लिए चीजों को ऐड ऑन करते रहना है। अब नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू मेंटेन और मैनेज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब हम कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे करके मैनेज करेंगे। पहला है डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर में क्या आ जाएगा, फुल ट्रांसपेरेंसी और रेगुलर अपडेट। अब मैं ये रिसर्च जर्नल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताती हूँ आपको। फुल ट्रांसपेरेंसी मतलब क्या, जब भी कोई जर्नल हाउस है उसको एक तो अपने पेपर पब्लिशिंग के प्रोसेस को पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट रखना चाहिए। यानी कि अगर वो पैसे चार्ज करता है तो वो पहले ही बता देगा कि वो इतने पैसे चार्ज करता है। अगर उसकी कुछ उसको कितना मंथ लगता है पेपर एक्सेप्ट करने के लिए, किसी जर्नल को 4 महीने लगते हैं, किसी को 1 साल लगते हैं, कोई 15 दिन में अपना डिसीजन बता देता है। तो ये सारी जो एथिकल डिस्क्लोजर होना चाहिए, किसी भी जर्नल की जो भी पॉलिसीज हैं वो डिस्क्लोज हो जानी चाहिए पेपर पब्लिशिंग से पहले, ठीक है। नेक्स्ट वन इज रेगुलर अपडेट्स। रेगुलर अपडेट्स में क्या होगा, कंटिन्यूअसली अपडेटिंग डिस्क्लोजर एज न्यू कॉन्फ्लिक्ट अराइज और एग्जिस्टिंग वन चेंजेस। इसमें इसका मतलब है कि रेगुलरली यूजुअली क्या, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीजें चेंज होती रहती है, जर्नल्स में अपडेट होती रहती हैं चीजें। सपोज फॉर एग्जांपल, अगर मेरा एक जर्नल हाउस है और मैं सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड पेपर्स पब्लिश करती हूँ, लेकिन कल को क्या होता है, आई एड ऑन साइंस रिलेटेड पेपर्स इन माई जर्नल हाउस और इन माई पब्लिकेशन हाउस। सो ये जो अपडेट हुआ, आई नीड टू अपडेट इट, मतलब मेरे को अपने अपने जर्नल हाउस के जो वेबसाइट है वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि नाउ आई एम एक्सेप्टिंग रिसर्च पेपर्स फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड ऑल्सो। तो कोई भी चेंजेस अगर मेरे जर्नल में होती है तो उसको मुझे रेगुलर अपडेट करना चाहिए, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज रिक्यूजल। रिक्यूजल मतलब स्टेप बैक करना, यानी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी जर्नल में पेपर पब्लिश कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जब तक सब सही चल रहा है आप कर रहे हैं, बट द मोमेंट यू गेट टू नो कि वहां कुछ गड़बड़ है, यू विल बैक आउट फ्रॉम देयर, ठीक है। इसके अंदर पहला पॉइंट आएगा स्टेप बैक फ्रॉम द डिसीजन, यानी कि आपको जैसे ही पता चलेगा कि कोई भी चीज कॉन्फ्लिक्ट है वहां पे, तो आप वहां पे बैकआउट कर देंगे। द सेकंड पॉइंट इज अवॉइडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस। अवॉइडेंस ऑफ इन्फ्लुएंस मतलब आप ट्राई करेंगे कि आप अनबायस्ड होके चीजें करें। मतलब यू शुड नॉट बी एक सेकेंड, यू शुड नॉट बी, क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीवन, बाय any of other journals या any of your professional classmates, schoolmates, peermates और आपके दोस्त मित्र, आपको किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है। आप जब भी कोई डिसीजन लेंगे अनबायस्ड होके लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज इंडिपेंडेंट रिव्यू। अब ये क्या बताता है, इंडिपेंडेंट रिव्यू बोलता है कि हमेशा जो रिव्यू होता है वो थर्ड पार्टी के द्वारा होना चाहिए या तो पीयर रिव्यू होना चाहिए। अब व्हाट इज थर्ड पार्टी एंड व्हाट इज पीयर रिव्यू। थर्ड पार्टी रिव्यू या थर्ड पार्टी ऑडिट मतलब जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑडिट के लिए बुलाता है, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के मेंबर को लेगा ऑडिट करने के लिए, तो देयर आर चांसेस कि वो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिटेबिलिटी को देख के उसके हित में आंसर करे। बट व्हेन वी कॉल ए इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो रिव्यू करने आता है, जब इंडिपेंडेंट मेंबर को हम बुलाते हैं रिव्यू करने के लिए, तो वो अपना ओपिनियन इस तरीके से देता है कि वो ना कंपनी से जुड़ा हुआ है ना पब्लिक से जुड़ा हुआ है, वो इंडिपेंडेंट रिव्यू देता है, उसके रिव्यू को कोई बायस नहीं बोल पाएगा। सेकंड है पीयर रिव्यू। पीयर रिव्यू तब होता है जब हम, जैसे जब भी आप रिसर्च पेपर्स अगर आप आपने पब्लिश किया होगा या नहीं, या आप जो भी करने वाले होंगे आगे, आप देखना उनके जर्नल्स में मेंशन रहता है कि पीयर रिव्यू, योर पेपर विल बी पास्ड और प्रोसेस्ड थ्रू ए पीयर रिव्यू। मतलब क्या, आपके पेपर को वो पीयर रिव्यू के लिए भेजेंगे। पीयर रिव्यू यानी कि 4-5 लोगों की कमिटी होती है और वो मिल के उन सबको इंडिविजुअली आपके पेपर को दिया जाएगा और वो अपने अपने ओपिनियन बताएंगे कि ये पेपर इस जर्नल में पब्लिश होने लायक है कि नहीं, या इसमें स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए गए हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह होता है। तो इंडिपेंडेंट रिव्यू में हमेशा ऐसे लोगों को चुनना चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन से किसी भी तरीके से जुड़े हुए ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस। अब ये क्या बोलती है, पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस बोलती है कि जब भी कोई जर्नल हाउस है या जब भी कोई रिसर्च स्कॉलर है, उसको हमेशा और बेसिक स्कोप
या जो भी एथिकल गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है, उसको फॉलो करना चाहिए। टाइम टू टाइम अवेयर होना चाहिए ताकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो। इसमें आएगा 2 पॉइंट, इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज एंड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस। इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज क्या बोलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो भी पॉलिसीज है आपको पहले ही उनके वेबसाइट में जाके चेक कर लेनी चाहिए, या आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि ये चीजें होंगी ही होंगी। और सेकंड पॉइंट है ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस, जिसका मतलब है आपको बार बार, जैसे यूजीसी की गाइडलाइंस बार बार अपडेट होती है, तो आपको उस चीज के बारे में अवेयर रहना पड़ेगा, आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये था आपका टॉपिक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड में वही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर सही से मैनेज नहीं किया गया तो सबसे ज्यादा हैम्पर वो आपके ट्रस्ट को और रेपुटेशन को करेगा प्रोफेशनल सेटिंग में, ठीक है। तो ये टॉपिक आज का खत्म होता है। अगले अगले नेक्स्ट वीडियो में आई विल ब्रिंग ए न्यू टॉपिक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज लाइक और कमेंट भी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।